गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बीएस निकी का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कुमाऊं का चंद राजवंश एवं उनका उदय। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। तो चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। चंदू का मूल निवास प्रयाग में गंगापार जोशी था। तो इनका मूल निवास जोशी था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। तो चंपावत को काली कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं। चंदवंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में क्राचल देव का लेख एवं चमोली में गोपेश्वर का त्रिशूल लेख और पिथौरागढ़ के आनंदपाल का बास्ती ताम्रपत्र से मिलता है। तो चंदू की जानकारी हमें अनेक स्रोतों से पता चलता है, जैसे कि क्राचल देव का लेख और गोपेश्वर का त्रिशूल लेख और बास्ती ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है एवं बास्ती ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। तो बास्ती ताम्रपत्र का संबंध मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है और मझेड़ा ताम्रपत्र से ही चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है। पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजय चंद से है। तो पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजय चंद से है। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद शासकों के करों से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र है। तो मूनाकोट ताम्रपत्र। चंदू की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी चंपावत में स्थित थी और बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो बालो कल्याण चंद होता है वो अपनी राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई थी। तो देवी चंद के समय देवीपुर को राजधानी बनाई गई थी और चंदू के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। तो राजमहल को ये चौमहल कहा करते थे। चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चंद राजाओं की वंशावली किसमें दी गई है। तो मानवोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे चंद शासक सोमचंद। चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई थी। सोमचंद चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के बीच की होगी। माना जाता है कि सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य किया गया होगा। सोमचंद भगवान शिव के उपासक थे। तो सोमचंद भगवान शिव को मानते थे। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था, जिस पर ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था। बद्रीधर पांडे के अनुसार सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दे दी थी। तो माना जाता है कि जो सोमचंद हैं वो 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर उत्तराखंड आए थे और जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज पर दी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया था। ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया और इस किले से सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की। तो राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद के द्वारा कराया गया था और यहीं से उन्होंने चंदवंश की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चतपाल फूर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। एटकिंसन, वॉल्टन तथा बद्रीधर पांडे ने चंदू का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था, जबकि इलियट के अनुसार चंदू का मूल निवास झांसी था। तो अलग अलग मत इनके लिए दिया जाता है कि वॉल्टन और एटकिंसन और बद्रीधर पांडे चंदू का मूल निवास जोशी बताते हैं, जबकि इलियट इनका मूल निवास झांसी बताते हैं। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए। कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चाराल या फिर चार आल कहते थे। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि निम्नलिखित में से सोमचंद द्वारा नियुक्त चार आल या चाराल में कौन सी जाति शामिल नहीं थी। तो कौन उसमें शामिल नहीं थे। तो कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी जो मूलतः नेपाल के थे, इनको चाराल में शामिल किया गया था। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट या दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था और मेहरा व फट्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया गया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सोमचंद सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को इन्होंने परास्त किया था और सोमचंद ने मेहरा व फट्याल को मंत्री व सेनापति बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोमचंद द्वारा सर्वप्रथम किसको मंत्री व सेनापति बनाया गया था। तो मेहरा और फट्यालों को, और जिसका सेनापति कालू तड़ागी था।
मेहरा लोग कटोलगढ़ के गढ़ व फरत्या लोग डुंगरी में रहते थे। तो मेहरा लोग कटोलगढ़ में रहते थे जबकि फरत्या लोग डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था चलाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था चलाने का श्रेय चंद वंश के संस्थापक सोमचंद को जाता है। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानू की नियुक्ति की। अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानू की नियुक्ति करी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामों में बूढ़ा व सयानू की नियुक्ति चंद वंश के किस शासक ने की थी। तो सोमचंद ने की थी और इन्होंने इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। चंद शासक सोमचंद ने समाज को 8 वर्गों में विभक्त किया था। तो किसके द्वारा समाज को 8 भागों में विभक्त किया गया था, 8 वर्गों में विभक्त किया गया था। तो हम आंसर करेंगे सोमचंद। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। डोटी के राजा मल्लवंशी थे जिन्हें रैका राजा कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल डोटी या राय का राजा था। इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था। तो जयदेव मल्ल था। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। सोमचंद का उत्तराधिकारी व दूसरा चंद शासक आत्मचंद था और कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। तीसरे चंद शासक पूर्णचंद ने 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक शासन किया था। तो सबसे पहला चंदवंश का पहला शासक होता है सोमचंद, दूसरा होता है आत्मचंद, तीसरा चंद शासक होता है पूर्णचंद। तो हो सकता है कभी सीरीज लगाने के लिए आ जाए। तो सबसे पहला जो चंद शासक है वह है सोमचंद, दूसरा है आत्मचंद, तीसरा है पूर्णचंद, चौथा है इंद्रचंद। अभी हम ऐसी सीरीज आगे को बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंद्रचंद व उनके उत्तराधिकारी। चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन मार्ग के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। तो इंद्रचंद के द्वारा, जो कि चंद वंश का चौथा चंद शासक था। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने के का कार्य प्रारंभ किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इंद्रचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी जिसे पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। तो इसका पक्का रंग चढ़ाने के लिए रेशमी वस्त्रों पर, तो उसके लिए झूठी खबरें वहां पे फैलानी पड़ती थी जिस प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था जो अपने को इंद्र के समान समझता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसार चंद्र था। तो इंद्रचंद का उत्तराधिकारी राजा संसार चंद था जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद बने। वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था जिसको खस राजाओं ने परास्त किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसको खस राजाओं के द्वारा पराजित किया गया था। तो वो था सबसे पहला शासक वीणाचंद। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वीरचंद आता है जो खस राजाओं को हरा देता है और पुनः राज्य पर कब्जा कर लेता है। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अशोक चंद के आक्रमण के समय, जो अशोक चल है उसके आक्रमण के समय यहाँ पर कौन राजा था। तो यहाँ पर उस समय वीरचंद राजा था जिनकी मृत्यु 1206 में हुई। वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। अब हम पढ़ेंगे अशोक चल। डोटी के राजा अशोक चल ने कमादेश या काली कुमाऊं व केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अशोक चल के आक्रमण की जानकारी 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख व 1209 के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अशोक चल के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख व बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल्ल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था जो संभवतः 1180 से 1210 ईस्वी के बीच था, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। गोपेश्वर लेख में अशोक चल्ल को गौड़ वंश एवं बैरात कुल व नेपाल के दुलु के निवासी बताया गया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक चल्ल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर बैरात या पश्चिमी नेपाल तक एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक विस्तृत था। अशोक चल्ल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था। जो अशोक चल्ल का राज्य था वो 3 चक्रों में विभक्त था, बैरात, कमादेश व केदार भूमि। अब हम पढ़ेंगे क्राचल देव।
अशोक चल्ल की मृत्यु के बाद डोटीक पर क्राचल देव का आधिपत्य हो गया, जो संभवतः 1212 ईस्वी के आसपास था। क्राचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को पुनः विजित कर अल्प समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार स्थापित किया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दानपत्र से क्राचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दानपत्र से कब क्राचल देव का एक लेख प्राप्त हुआ था, तो 1223 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। बालेश्वर लेख में क्राचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम प्राप्त होता है। जो क्राचल देव का बालेश्वर मंदिर से लेख प्राप्त हुआ, उसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें से 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख मिलता है। उसमें से 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख प्राप्त होता है। बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। इनका अधिपति शक्तिबम था, जो मूलतः नेपाल का था। मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। दुलु स्तंभ लेख में क्राचल देव का पुत्र अशोक देव मिलता है। तो दुलु स्तंभ लेख जो है, वहां से क्राचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। क्राचल देव के समय निर्माण की दो शैलियां, कत्यूर शैली व नाग शैली प्रचलित थी। तो क्राचल देव के समय निर्माण की दो शैलियां थी, कत्यूरी शैली व नाग शैली। कत्यूरी शैली, इसमें मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता था। तो जो कत्यूर शैली होता था, उसमें मंदिर का जो शिखर था वो उभरा व ऊंचा होता था। और नाग शैली, इसमें मंदिर का शिखर नीचे होते थे। नाग शैली व कत्यूरी शैली दो प्रकार की शैलियां थी। जो कत्यूर शैली थी, उसमें मंदिरों के शिखर ऊंचे होते थे, और नाग शैली में मंदिरों के शिखर नीचे होते थे। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे चंद शासक थोहर चंद। आई होप आप सभी को जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। अब हम चंद्रवंश को सीक्वेंस से पढ़ेंगे और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे।